कॉर्पस मिले और जब आप रिटायर हों या आप 50 साल या 60 साल की उम्र में पहुँचें तो एक बड़ा आपको एक फ़ंड इसमें मिल सकता है। इसकी पीपीएफ की खूबी ये है कि ये इसमें राशि लंबे समय के लिए निवेश करना होती है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, और इसमें विड्रॉ करने की अपनी सीमाएं हैं। आप जो पैसा निवेशित है उसको विड्रॉ नहीं कर सकते पूरे के पूरे को जब तक कि आपकी ये अवधि पूरी नहीं हो जाए। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इस पे जो ब्याज दर मिलती है, इस पे जो ब्याज की कमाई आपको होगी, वो ब्याज दर कर मुक्त होती है। इस पे कोई टैक्स नहीं देना होता है और अभी वर्तमान में 7.1% की इसमें ब्याज दर है कि ब्याज दर से आपको रिटर्न मिलता है और ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट पीपीएफ में जब मिलता है तो लंबी अवधि में ये एक बड़ी राशि बन जाती है। और ये जब राशि 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद आप लेते हैं तो ये कर मुक्त होती है पूरी तरह से। तो ये इसकी खूबी है। तो जिन लोगों का पीएफ डिडक्शन नहीं है या जो लोग बिजनेस में हैं वो इसको ज़रूर एक विकल्प के रूप में देख सकते हैं फॉर मेकिंग ए लॉन्ग टर्म कॉर्पस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फ्रेंड्स। देन कम फ्रेंड्स पोस्ट ऑफिस MIS। कई बार लोग अपनी बड़ी राशि को पोस्ट ऑफिस में निवेशित कर देते हैं जिससे मंथ ऑन मंथ उनको एक रेगुलर रिटर्न मिले, पर ये रिटर्न भी काफ़ी कम होता है। इस रिटर्न में यदि आप इसकी भी आय कर योग्य होती है और इसमें जो रिटर्न है वो भी मॉडरेट होता है, 6.5% के आसपास का इसके अंदर रिटर्न होता है। तो पोस्ट ऑफिस MIS भी एक विकल्प है, पर ये कम आपको रिटर्न देता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आज की तारीख में निवेश के विकल्प के रूप में मौजूद है, वो चीज़ है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है दोस्तों कि यदि हम अपनी बचत को यदि डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहें और शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के जोखिम से बचना चाहते हैं तो बेस्ट टूल इज़ कि हम म्यूचुअल फंड में अपनी राशि को निवेशित करें। और म्यूचुअल फंड में भी निवेश करने का एक जो बड़ा प्रचलित और बड़ा अच्छा तरीका है वो है SIP, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको हम बोलते हैं। तो मंथ ऑन मंथ हम कुछ राशि को म्यूचुअल फंड में निवेश यदि करें उसका, तो उसके रिटर्न्स ऊपर जो मैंने पहले जो सारी चीज़ें डिस्कस की उससे उसका रिटर्न बेहतर आने की संभावना बन जाती है। यदि हिस्टोरिकल रिटर्न हम म्यूचुअल फंड्स का देखें तो 6% से लेके 18-20% तक का रिटर्न म्यूचुअल फंड में आता है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड के विकल्प को हमको चुनना चाहिए बनिस्बत किसी फिक्स इनकम बियरिंग इंस्ट्रूमेंट के, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न थोड़ा रिस्क की ज़रूर होती है, हल्की सी रिस्क, लेकिन यदि आप उसके रिटर्न की बात करेंगे तो रिटर्न बाकी निवेश के मुकाबले में बेहतर रिटर्न आप म्यूचुअल फंड में पा सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में भी जानना ज़रूरी है कि ब्रॉडली 3 प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। एक इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं, डेट ओरिएंटेड होते हैं और बैलेंस्ड भी होते हैं। इक्विटी मतलब सारा पैसा आपका स्टॉक मार्केट में लगता है, डेट मतलब उसका पैसा फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में लगता है, और बैलेंस विच इज़ मिक्सड ऑफ बोथ। बट फॉर बिगिनर्स व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में आप निवेश कीजिए थ्रू SIP। थोड़ी यदि मार्केट में बढ़ोतरी होती है या मार्केट घटता भी है तो वो चूँकि एक लंबे समय के लिए हम निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं तो इट इज़ इम्यून, उससे आपका प्रोटेक्टेड रहेगी सारी पूंजी और वो आपको बेहतर रिटर्न दे सकेगी। आप चाहें तो म्यूचुअल फंड के अतिरिक्त सीधे शेयर मार्केट में भी अपनी राशि को निवेश कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा एक तरीका है। उसमें रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा होती है, पर यदि आप अपने निवेश पे शेयर मार्केट के गतिविधियों पे थोड़ी निगाह रख सकते हो तो शेयर मार्केट में निवेश करने पे आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और यदि आप बिगिनर हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जब किसी कंपनी का IPO आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है,
उसमें यदि राशि निवेश करके थोड़ा सा यदि स्वाद चखेंगे शेयर मार्केट का, तो थोड़ा सा आपकी रिस्क कम हो जाएगी। तो दिस कुड बी ए रूट कि शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से यदि आप शुरुआत में बचना चाहें तो आईपीओ के रूट के थ्रू आप शेयर में अपनी राशि को निवेश कर सकते हैं। फिर एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक विकल्प हमारे पास आता है शेयर मार्केट के बाद, वो आता है गोल्ड का। हम गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, और बेहतर उसका रिफाइंड तरीका है कि हम गोल्ड बॉन्ड में निवेश करें। गोल्ड बॉन्ड में हमें कुछ 2-3% का ब्याज भी मिलता है। गोल्ड बॉन्ड शेयर मार्केट में ट्रेड भी होते हैं, और गोल्ड बॉन्ड की जो वैल्यू है वो इनफैक्ट लिंक्ड होती है गोल्ड की प्राइजेस से। तो गोल्ड, इन्वेस्टिंग इन गोल्ड बॉन्ड इज़ अगेन अ गुड चॉइस, क्योंकि ये कन्वर्ट भी हो जाता है। आप जब चाहें उसको बेच के रियल में आप गोल्ड खरीद सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसको रखने की झंझट है, उसको सुरक्षित जगह पे रखने का आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन है। पर यदि आप गोल्ड बॉन्ड में निवेश करेंगे तो इट वुड बी एज ल्यूरिकेटिव एज इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। और दोस्तों, आपको शायद जानकारी हो, पिछले 20-30 सालों का यदि हम गोल्ड के रिटर्न का रिकॉर्ड यदि देखेंगे तो 10% के करीब करीब इसमें रिटर्न गोल्ड में आया है। तो इन्वेस्टिंग इन गोल्ड इज़ अगेन ए गुड ऑप्शन, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और गोल्ड की जगह यदि गोल्ड बॉन्ड में करें तो वो और ज़्यादा बेहतर आपके लिए साबित होगा। नाउ दी विकल्प जितने हमने डिस्कस किए उसमें एक अंतिम रूप विकल्प के रूप में, अंतिम तो नहीं, एक बड़े विकल्प के रूप में एक और जो चीज़ आती है वो है इन्वेस्टिंग इन दी रियल इस्टेट। प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट यदि आप करें तो उसमें भी आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। पर कई बार हमारे सामने प्रश्न आता है कि रियल इस्टेट में निवेश करने जाएंगे तो हमको बड़ी राशि की आवश्यकता होगी, बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी, तो उसको हम कैसे मीट करें। तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं कि व्हेन वी स्टार्ट अर्निंग, जब हम अपना करियर शुरू करते हैं तो हम क्या करें कि छोटे छोटे अपने कॉर्पस बनाएं, छोटी छोटी सेविंग को इकट्ठा करें। से फॉर एग्जांपल आपने म्यूचुअल फंड में निवेश करके 2-4-5 लाख रुपए की राशि इकट्ठा कर ली। फिर आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा रिस्क बढ़ाते हुए आप प्रॉपर्टी में निवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि आपको सबको मालूम होगा कि इफ़ यू बाय रेसिडेंशियल प्लॉट, और इफ़ यू बाय प्रॉपर्टी, और इफ़ यू बाय रेसिडेंशियल फ्लैट और रेसिडेंशियल यूनिट, तो आपको 6.5% की ब्याज दर पे लोन मिल जाता है। और थोड़ी अपनी राशि 5 से 10 लाख रुपए जो आपने छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से इकट्ठी करी है, और कुछ बैंक बोरिंग करके यू कैन ट्राई योर हैंड्स इन इन्वेस्टिंग इन रियल मार्केट, इन रियल इस्टेट मार्केट फ्रेंड्स। यदि इस राशि से आप 20 साल के लिए, 25 साल के लिए बैंक से बोरिंग कर सकते हैं, और करके यदि आप छोटे या थोड़े मध्यम जो शहर हैं वहाँ पे यदि रेसिडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्ट कर सकें, तो थोड़ा सा जोखिम भरा तो होता है, लेकिन उसका रिटर्न वुड बी ह्यूज। रिटर्न काफ़ी अच्छा होगा उसका। लेकिन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल सिलेक्टिंग द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का टाइटल ठीक हो, लीगल प्रॉपर्टी हो, आपको उस प्रॉपर्टी की देखभाल भी करना पड़ेगी। कई बार हमको पैसे की ज़रूरत होती तो लिक्विडिटी आसान नहीं होगी। यदि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, एफडी में इन्वेस्ट करेंगे तो लिक्विडिटी आसान हो जाएगी, लेकिन प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है प्रॉपर्टी जब बेचने जाएं तो कुछ समय लग सकता है। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना पड़ेगी कि आप एक बड़ी राशि रियल इस्टेट में निवेश करने जा रहे हैं, 6.5% की ब्याज दर पे लोन लेते हैं तो उससे ज़्यादा का रिटर्न आपको आने की पूरी संभावना है। पर जब लिक्विडेट करने जाएंगे तो हो सकता है आपको कुछ ठहरना पड़े, कुछ आपको रुक के आपको उसका रिटर्न मिले, आपके पैसे वापस मिले। तो ये विकल्प पे हमको गौर करना ज़रूरी है। इन सब बातों को समझना हमको ज़रूरी है कि क्या हमारा रिटर्न है, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी, और विज़ विज़ रिटर्न क्या होगा, हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, हम लॉन्ग टर्म में क्या कॉर्पस चाहते हैं। ये यदि निवेश की आदत हम यदि जितनी जल्दी शुरू करें उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। बड़ी एक कॉमन सा एक एग्ज़ाम्पल है
जो सब जगह कोट किया जाता है, आपकी सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यदि आपकी उम्र 20 साल की है और आप मात्र 2,000 रुपये पर मंथ यदि एक अच्छे म्यूचुअल फंड में आप निवेश करें तो 60 साल में, जब आप 60 साल के हो जाएंगे, तो आपको 1 करोड़ की राशि, ये 2,000 रुपये जो आप निवेशित कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपये बन के मिलेगी। 1 करोड़ रुपये मिलेगी। इसके लिए मैंने फैक्टर किया है 10% की रिटर्न को और 5% मैंने फैक्टर किया है रेट ऑफ इन्फ्लेशन को, कि महंगाई की दर यदि 5% हो, मेरा रिटर्न 10% का हो, और 2,000 रुपये यदि मैं पर माह, प्रति महीना यदि मैं निवेश करूं, तो जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो मुझे 1 करोड़ रुपए की राशि इसके अंदर मिल सकती है। और 2,000 रुपये आज मैं निवेश करना शुरू कर सकता हूं। जब मैं 20 साल का हूं, 25 साल का हूं, तो मैं 5,000 रुपये पर मंथ निवेश करूं, और 30 साल का हो जाऊं तो 10, 15,000, 20,000 रुपये निवेश करूं। तो जितना मैं बढ़ाता जाऊंगा अपना निवेश पर मंथ में, जितनी सेविंग करूंगा, उतना मुझे मेरे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या 60 साल की उम्र को यदि हम एक बेंचमार्क माने, तो उस उम्र के पड़ाव तक हमको एक बड़ी राशि मिल सकती है, क्योंकि हमको पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी इसमें एक फ़ायदा मिलता है। तो 3 बातें जो हमको ध्यान रखनी है व्हेन वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग इज़ कि हम जल्द से जल्द निवेश की शुरुआत करें। सारे इन्वेस्टमेंट हम एक जगह नहीं करें, मतलब पुटिंग ऑल द एग्स इन वन बास्केट जिसको हम बोलते हैं। कुछ हम पीपीएफ में पैसा रखें, कुछ हमारे 3 महीने के खर्चों के बराबर के एफडी के रूप में रखें, म्यूचुअल फंड्स में लगाएं, गोल्ड में लगाएं, रियल एस्टेट में लगाएं। इस तरह हमारी राशि को, हमारी जो बचत है उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दें, अलग अलग विकल्प इस्तेमाल करके उनमें लगाएं, तो हमको रिटर्न भी बहुत बेहतर मिलेगा और हमारी पूंजी सुरक्षित रहेगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब हम इन्वेस्ट करें तो 3 बातें मोटी मोटी ध्यान रखें कि हमारी पूंजी सुरक्षित रहे, हमारी जो बचत है वो सुरक्षित रहे। इस तरह निवेश नहीं करें कि हमारी बचत का लॉस हो जाए, हम बहुत स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन में नहीं चले जाएं। तो फर्स्ट इज़ कि हमारी जो मूल राशि है वो सुरक्षित रहे, हमारी बचत सुरक्षित रहे, दिस इज़ 1। 2 इज़ उसका रिटर्न अच्छा है। जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, यदि 5% महंगाई की दर है, तो 10% की दर से एटलीस्ट हमको रिटर्न आए। 12%, 15% इज़ वेरी गुड। हम निवेश का मूल्यांकन करते रहें, हमने जो बचत की है, राशि निवेशित की है, उसका मूल्यांकन करते रहें। तो 2 इज़ कि रिटर्न हमको अच्छा है। एंड 3rd इज़ कि एक लॉन्ग टर्म के लिए हम अपनी राशि को निवेशित करें, तो हमको जब हमको एक बड़े कॉर्पस की ज़रूरत होगी, बड़े फंड की ज़रूरत होगी, तो हमारी जो ये छोटी छोटी बचत हम करते हैं, इसकी बड़ी राशि हमको सुरक्षित तौर पे मिलेगी। और टैक्स की भी बचत होगी। यदि हम विभिन्न विकल्पों के टैक्स एंगल पे भी गौर करेंगे, तो टैक्स से भी हम बच पाएंगे और अच्छी राशि हमको एक निवेश जो हमने निवेशित की है वो हमको मिल सकेगी। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी फ्रेंड्स। As a beginner, you start investing early and keep this small tips in your mind, and I am sure you at the end of the day you would be able to build a very good corpus. Thank you very much. Thank you. क्रिटिकल है बट वी आर ट्राइंग। ये सब हुआ कैसे? एक फोन आया था राजेश के पास। उसने कहा कि उनकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है और उसके लिए उसने बैंक डिटेल्स मांगी। राजेश ने सारी डिटेल्स दे दी। 1 घंटे के अंदर ही उनके बैंक अकाउंट से सारा पैसा साफ हो गया और वो यहाँ आ गए। हार्ट अटैक आया है।
देखा आपने, आपकी जरा सी असावधानी क्या कर सकती है। डिजिटल फ्रॉड करने वालों से सावधान रहें। अपनी बैंक डिटेल्स, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, ओटीपी, पिन कभी किसी को ना बताएं। सावधान रहें, समझदार बने। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। हाँ जी सुरेश जी, रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे? कुछ खास प्लान नहीं है, पड़ा रहेगा बैंक में, ब्याज आता रहेगा और क्या। सुरेश जी, बैंक से कितना ब्याज आएगा? एक नई स्कीम बताता हूँ, उसमें पैसे लगा दो, साल भर में दुगने बल्कि चौगुना हो जाएगा। हाँ, बस कुछ नए मेंबर्स बनाने। नहीं नहीं सुरेश जी, इन सब